हाय दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने मटेरियल्स के बारे में बात की जो भी मशीन के अंदर यूज होंगे। इसके बाद मैं आपको मशीन के बेसिक्स से रिलेटेड क्या डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमटी के वो कुछ प्रिंसिपल जो कि मशीन के लिए काफी रेलिवेंट होते हैं। देखो, जैसा मैंने पहले भी बोला है, मशीन की जो सारी वर्किंग है वो सारी वर्किंग ईएमटी के लॉज पे बेस्ड है। तो अगर ईएमटी के लॉज अच्छे से समझ लोगे तो मशीन की वर्किंग में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर ईएमटी को प्योरली इग्नोर कर दिया जाए तब मशीन की वर्किंग को कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो जितने भी बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का डेवलप्ड फॉर्म है। इसीलिए हम लोग पहले बेसिक्स कवर कर रहे हैं। एक बार बेसिक कवर कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हर मशीन के अंदर यही बेसिक्स किस तरह से बड़े कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये लॉज एक बार अगर अच्छे से समझ लिए जाएं तो हर मशीन की वर्किंग के बारे में बात की जा सकती है। इसमें सबसे पहला लॉ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा दैट इज बायट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, जिन लोगों ने ईएमटी कवर किया हुआ है ऑलरेडी वो चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर एक बार क्विक रिवीजन के लिए इस वीडियो को रेफर भी कर सकते हो ताकि मशीन से पहले आपके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज हैं वो अप टू डेट रहें। अब ये पहली बात आती है कि बायट सेवर्ट लॉ होता क्या है। तो बायट सेवर्ट लॉ क्या होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड produced by current carrying conductor। अब देखो, बायट और सेवर्ट जो थे ना, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कोशिश की, इन्होंने ट्राई किया कि अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से किसी मैग्नेट पे क्या फोर्स लगेगा, और मैग्नेट का फोर्स अगर मैं निकाल लूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है। तो पहले देखो, दिमाग में ये बात आती है फील्ड क्या चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की अगर बात करें तो फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है? किसी भी एलिमेंट या किसी भी पार्टिकल के अराउंड का रीजन जिसमें वो अपनी इंफ्लुएंस को शो करे। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कितना रीजन है जिसमें उसका इफेक्ट महसूस होता है, उसे बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज के अराउंड कितना रीजन है जिसमें उसका इफेक्ट महसूस होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ भाई? कि किसी भी पार्टिकल के चारों तरफ कितना ऐसा रीजन है जहां उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। अब उसका इफेक्ट कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड कितने रीजन में होगा वो हुई फील्ड। ठीक है, इफेक्ट कितने रीजन में होगा वो होगी फील्ड। इफेक्ट कितना होगा ये मालूम चलता है फील्ड इंटेंसिटी से। तो अब इसने क्या किया, देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। मान लो ये एक वायर है, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, और मैं ये जानना चाहता हूं इससे आर डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट पी है तो यहां इसका कितना इफेक्ट हमें देखने मिलेगा। तो उसने क्या बोला कि मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ हो डीएल। अब देखो, हमेशा ये ध्यान रखना कि करंट जो होता है ना आई, आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फिर भी मुझे करंट की डायरेक्शन का यूज करना है जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं। माना कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन का यूज कैसे करें, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने डिफाइन किया एक करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट लिखा गया आई डीएल। तो ये जो डीएल था ना, मैंने इसको वेक्टर बना दिया।
रेदर देन कि मैं सिर्फ करंट लेता, मैंने क्या ले लिया एक्चुअल में, आई डी एल। क्योंकि करंट को वेक्टर नहीं बना सकता बट वेक्टर लेंथ को बनाया जा सकता है, तो वेक्टर साइन किस पे लगा दिया, डीएल पे। अब बात है वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो डीएल का डायरेक्शन क्या है, डीएल वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन एज करंट। ठीक है, आई माना कि एक स्केलार क्वांटिटी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को किसके अंदर यूज कर लिया गया है, डीएल के अंदर, तो वो बन गया डीएल वेक्टर। अब इसकी वजह से, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे जो फ्लक्स, सॉरी यहां पे जो फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई, दैट इज डीएच। तो डीएच क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आईडीएल। ठीक है, इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हमने बोल दिया डीएच। अब समझने में ये आया कि जो डीएच है, अब मान लो ये डिस्टेंस है, लेट अस से एक्स बोल देता हूं, ये जो डीएच है, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया, ये 1/x² के प्रोपोर्शनल था। फिर ये देखा गया कि ये जो x की डायरेक्शन होता है, ऐसे है ना, x एलिमेंट से p की तरफ है x, और आईडीएल है ऊपर की तरफ। अब सपोज ये एंगल है फाई, अगर ये एंगल है फाई, तो दूसरी चीज देखी गई कि दिस डीएच इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन फाई। ठीक है, फाई क्या है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और उससे निकलने वाले डिस्टेंस की डायरेक्शन के बीच का एंगल। अगर करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है और डिस्टेंस सीधे हाथ पे पड़ रहा है, दोनों के बीच का एंगल है फाई। तो एक काम मैं करता हूं, देखो डीएल मैं इधर लिख देता हूं, फाई ये वाला एंगल है। ठीक है, फाई ये वाला एंगल है, और ये जो लाइन जा रही है इसका डिस्टेंस है x। तो अब बायट-सैवर्ट ने क्या बोला कि ये जो डीएच है इसको ऐसे लिख लो, प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन फाई ओवर x²। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया गया, आई डीएल साइन फाई बाय x²। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकल के आया म्यू बाय 4 पाई, वेयर म्यू मैंने पहले भी बताया था मटेरियल में, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट क्या था, फ्री स्पेस परमिएबिलिटी, और ये कितनी आती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अब ये एक छोटे एलिमेंट की वजह से हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी आ गई, H को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो H अगर ओवरऑल चाहिए तो उसको इंटीग्रेट करके निकाला जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई आई डीएल साइन फाई बाय x²। तो ये होता है हमारा बायट-सैवर्ट लॉ। तो बायट-सैवर्ट लॉ कर क्या रहा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की मदद से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा है। अब इसके अंदर समझने वाली टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट की यूनिट क्या होगी भाई, जब करंट इंटू लेंथ कर रहा है तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। इसके बाद H की यूनिट क्या होती है, H की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, H की यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ये बात क्लियर हुई। तो अब इसके बाद एक पॉइंट लिखना, बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ describes the magnetic field intensity
Biot-Savart law describes magnetic field intensity produced by a current element, ठीक है, ये वाला लॉ समझ आया। अब इसके अंदर देखो एक और चीज तुम्हें समझनी है, दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल। उस पे मैं आता हूं। राइट हैंड थंब रूल पे आने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वेक्टर्स की तुम्हें नॉलेज है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इतना तो मैं मान के चलूंगा कि आता है। तो ये जो H वेक्टर लिखोगे ना, इसको लिखने का ये तरीका हो जाता है म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई आई dl क्रॉस x वेक्टर बाय x क्यूब, ठीक है। अब ये dl क्रॉस x वेक्टर क्या हुआ, देखो dl अपने हिसाब से था ऊपर की तरफ, ठीक है ना, x ऐसे दिखाया था मैंने, इन दोनों के बीच का एंगल था मेरा फाई। तो अगर dl क्रॉस x लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, dl x साइन फाई। a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब जरा पुट करना इसको, अब देखो मैंने वेक्टर हटा दिया क्योंकि सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, आई dl x साइन फाई बाय एक्स क्यूब, x से एक्स क्यूब कटा तो एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो आ गया पुराने वाले ही एक्सप्रेशन। तो ये जो होती है ना, ये बायट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है। वेक्टर फॉर्म से हमें फायदा क्या हो रहा है कि h के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर फॉर्म है उसमें क्या आ जाता है, dl क्रॉस x वेक्टर आ जाता है। पहले हमने सिर्फ लिखा था dl साइन फाई। मेरी ये बात क्लियर हुई। अब देखो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना हो, यहां जैसे क्रॉस प्रोडक्ट आया ना, मशीन में काफी जगह क्रॉस प्रोडक्ट देखने मिलेगा हमें, तो मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट देखो जब कभी दो वेक्टर्स का लिया जाए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इट इज ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक 2 डायमेंशनल प्लेन मैंने बना लिया, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया। इसके अंदर जो है ना दो वेक्टर्स हैं, सपोज ये रहा हमारा ए वेक्टर और इसी प्लेन में है ये रहा हमारा बी वेक्टर, ये एंगल है थीटा, ठीक है। इस प्लेन पे दोनों लाई कर रहे हैं। तो अब ये जो मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखा तो मैंने एन कैप लिखा, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में आएगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। यूनिट वेक्टर किस काम में आता है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम में आता है। तो देखो ये डायरेक्शन होगी एन कैप की, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो एन कैप जो आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आ जाता है। अब बात है एक्चुअल में ना, ये एक काम करना, इसमें ये चीज चेंज कर लेना, ए बी, ठीक है। अभी आता हूं इस चीज पे। अब बात है कि ये डायरेक्शन निकाली कैसे जाएगी, क्या हमेशा ऐसे डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है,
देखो, जैसे मैं मार्कर से एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा बी वेक्टर है, ऐसे मैंने दिखाया ना प्लेन में, और ये रेड वाला मार्कर बी वेक्टर है, और ये ब्लैक वाला मार्कर ऐसे रखा है ए वेक्टर। देखो ये पीछे वाला मार्कर दिख रहा है ना, ये ए है, ये ऐसे रखे हैं। अब सबसे पहले क्या करना, सीधा हाथ लेंगे, उसको ए की डायरेक्शन में कर लो अपनी उंगलियों को, उंगलियां किस तरफ, ए की तरफ। अब इनको मोड़ो बी की तरफ, इनको मोड़ोगे बी की तरफ, तो ये जो थंब बताएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर से समझा रहा हूं, ब्लैक वाला मार्कर है ए, रेड वाला मार्कर है बी, उंगलियां ब्लैक की तरफ करके रेड की तरफ मोड़ो, तो ये जो थंब है दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, डीएल और एक्स वाला। मुझे क्या करना है, डीएल क्रॉस एक्स करना है, एक्स क्रॉस डीएल नहीं करना है, ये बात ध्यान देना। डीएल क्रॉस एक्स अगर करूंगा तो पहले सीधे हाथ की उंगलियां डीएल की तरफ, इनको घुमाओ एक्स की तरफ, तो थंब क्या बता रहा है, थंब अंदर जा रहा है ना, ये बता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डीएल क्रॉस एक्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, अंदर। अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देते हैं क्रॉस से। क्रॉस मतलब है इनटू प्लेन ऑफ, जैसे मेरे पास बोर्ड है, तुम पेपर पे लिख रहे हो तो पेपर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे मत छाप लेना बोर्ड, पेपर लिखना, क्योंकि कॉपी में तुम्हारी पेपर है ना कि बोर्ड है। अब ये बात समझ आई, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा कैसे निकलती है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए ए की डायरेक्शन में फिंगर्स होंगी, बी की तरफ घुमाई जाएंगी, तो राइट हैंड का जो थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब वहीं सोचो उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो एक्स क्रॉस डीएल, तो एक्स की तरफ उंगलियां रखते हैं, डीएल की तरफ घुमाते, किस तरफ आया क्रॉस प्रोडक्ट, बाहर। अभी अंदर आ रहा था डीएल क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस डीएल आ गया बाहर, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। ठीक है, इसीलिए बोल देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। मेरी ये बात क्लियर हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डीएल क्रॉस एक्स से। लेकिन इसका आसान तरीका जो बताया बायट सेवर्ट ने, आसान तरीका क्या बताया, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें थंब कर लो, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लिया, अब उंगलियों को घुमाओ, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। इधर मेरी उंगलियां अंदर जा रही है ना, तो अंदर की तरफ अगर उंगलियां जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर होगी। ठीक है, ये बात समझ आई। दूसरा पॉइंट तो ये लिखना, इफ राइट हैंड थंब, if right hand thumb is kept in the direction of current, if right hand thumb is kept in the direction of current, then curling of fingers, then curling of fingers gives the direction, curling of fingers gives the direction of magnetic field, curling of finger gives the direction of magnetic field। ठीक है, अब देखो मैंने दो चीजें बताई हैं यहां पे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन में थंब और उंगलियों की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बहुत बार ऐसा केस एनकाउंटर करोगे कि मान लो ये करंट है, डॉट का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो बोर्ड से बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है माने करंट कैसे है, इस तरह, तुम्हारी तरफ आ रहा है मेरी तरफ से। ठीक है, ऐसे आ रहा है करंट, करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो पहले करंट की डायरेक्शन में अंगूठा लगा लो, ये आ गया। फिर उंगलियां जब घूमेंगी, उंगलियां कैसे घूम रही है चेक करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियां जब घूमेंगी तो वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। उंगलियां किस तरफ घूम रही है भाई, उंगलियां कुछ इस तरह से घूम रही हैं, अगर मैं बोर्ड पे दिखाऊं कुछ इस टाइप से, इधर से ऊपर जा रही हैं और वापस नीचे आ रही हैं। फिर से देखो, उंगलियां इधर से ऊपर गई और इधर से नीचे आ गई। ठीक है, तो लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर को जा रही है, देखो राइट से ऊपर गई फिर लेफ्ट से नीचे आ गई। तो ये हम कह देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनी H वेक्टर
इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है ना मशीन के अंदर बहुत बारी वाली सिचुएशन आएगी। अब ऐसे ही सोचो, अगर करंट बाहर आने की जगह अंदर जा रहा होता, ठीक है, करंट अगर अंदर होता यानी तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ, तब क्या करते? तब हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखते इस तरफ। पहले मैंने ऐसे किया था ना बाहर आते हुए, अब इस तरफ करंट की डायरेक्शन में अंगूठा आया। अब उंगलियों को घुमाओ, अंगूठा इस तरफ रखते हुए उंगलियों को घुमाओगे तो राइट से नीचे और लेफ्ट से ऊपर। तो देखो, राइट से नीचे, लेफ्ट से ऊपर, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई एच की? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी करंट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जा सकती है। डायरेक्शन निकालना समझ में आया? और एच का मैग्नीट्यूड मैंने क्या बता दिया? म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई आई डी एल साइन फाई बाय एक्स स्क्वायर। ये मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन मैंने बता दी कि करंट की डायरेक्शन में थंब रख के फिंगर्स की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि डीएल क्रॉस एक्स कर लिया जाए। अगर डीएल क्रॉस एक्स करते हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकलती है? हमेशा ए की तरफ फिंगर्स रखते हैं, बी की तरफ घुमाते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है थंब से। तो ये रूल याद रखना, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में इससे ज्यादा डायरेक्शन में तुम्हें कॉम्प्लिकेशन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन ऐसा कब करोगे? जब एक करंट कैरिंग वायर तुम्हें दिया हो, सिंपली कि एक स्ट्रेट वायर है जो करंट ले जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल देना। अब इसके बाद देखो दूसरा लॉ आता है मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करने के लिए, विच इज कॉल्ड एज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग अ क्लोज लूप, क्लोज लूप का सर्कल, ये क्लोज लूप बता रहा है ना, इज इक्वल टू करंट एनक्लोज। जैसे गॉस लॉ होता है ना, ऐसे एम्पियर लॉ होता है। अब ये आई एनक्लोज क्या चीज है? आई एनक्लोज्ड का मतलब है करंट passing through the loop। अब इसका मीनिंग समझना, है लॉ अप्लाई कैसे होता है। अगेन फिर से देखो, एक प्लेन ले रहा हूं, इसमें मान लो कोई भी ऐसे एक क्लोज लूप है। ठीक है, ये है अपनी एक क्लोज लूप। अब इसमें से कोई करंट है जो बाहर जा रहा है, I1, कोई करंट है जो अंदर जा रहा है, I2, एक और करंट है I3, I4, I5। ठीक है, ऐसे करंट्स हैं। अब जब ये क्लोज लूप देखोगे, जब ये क्लोज लूप देखोगे तो इसमें सिर्फ तीन ही करंट हैं, I1, I2 और I3। I4 और I5 लूप के बाहर हैं। तो जब एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो ये देखना होता है कि करंट लूप के अंदर कितना है। अब देखो, इसमें से दो करंट अपवर्ड्स हैं और एक करंट डाउनवर्ड है, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, या तो अपवर्ड्स या तो डाउनवर्ड्स। अब वो किस बेसिस पे होता है? वो होता है कर्व के बेसिस पे। जो क्लोज लूप है ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो अपवर्ड डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव मानी, अगर ये करंट अपवर्ड पॉजिटिव माना जा रहा है, इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? करंट की डायरेक्शन में थंब, उंगलियों की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं ऐसा कह दूं, एज्यूम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव,
यानी पॉजिटिव करंट माने अपवर्ड और नेगेटिव करंट माने डाउनवर्ड। तो अगर ऊपर की तरफ करंट है तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी भाई? कुछ इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगी, माने ऐसे आ जाएगी। तो अगर ये डायरेक्शन ले रहे हो क्लोज लूप की तो अपवर्ड करंट पॉजिटिव है। अगर करंट नीचे की तरफ मानते तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी बनती, तो लूप की डायरेक्शन पलट देते। अब मैं ये कहूंगा इसमें आई एनक्लोज्ड क्या है? ऊपर वाला पॉजिटिव माना है ना, यानी I1 प्लस I3, और नीचे वाला नेगेटिव होगा तो माइनस I2। ऐसे ही देखो, अगर नीचे वाले करंट को पॉजिटिव मान लिया होता, अब मैं सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, I1, I2, I3। अब मैं कहता अगर डाउनवर्ड करंट पॉजिटिव है और अपवर्ड नेगेटिव है, तब हम क्या करते? डाउनवर्ड करंट पॉजिटिव है, इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती, राइट से आगे लेफ्ट से पीछे, तो राइट से आगे लेफ्ट से पीछे। तब मैं बोल देता कि करंट एनक्लोज कितना होगा? I2 माइनस I1 प्लस I3। ठीक है, तो करंट एनक्लोज किस डायरेक्शन में लेना है वो डिपेंड करता है क्लोज लूप की डायरेक्शन पे। बट ये सिर्फ क्या बोलता है कि एक क्लोज लूप एज्यूम करो और उसमें से जितना करंट पास हो रहा है दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द लूप। ये होता है हमारा एम्पियर्स लॉ। अब ये एम्पियर्स लॉ से जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट में डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सारा ईएमटी में तुम ऑलरेडी करोगे, तो एक दो रिजल्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं जो कि अपने काम आ सकता है आगे चल के। सबसे पहला, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। अब इसकी पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से बनानी पड़ेगी, इस तरह से। ऐसे ही आ रही है ना, आगे से तो राइट में जा रही है और पीछे से लेफ्ट में आ रही है। तो इससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? I बाय 4 πr। ठीक है ना, ये h का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा देखो मशीन के अंदर बाकी भी चीजें वैसे तो पढ़ सकते हो, बट वो ईएमटी के स्कोप में, जैसे सर्कुलर लूप से क्या होगा, जैसे कि, और इसके बाद ना एक और कवर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सेकंड सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है? अगर कॉइल बनाई जाए, कॉइल क्या होती है? जो कि सर्कुलर टर्न से बनती है, लगातार सर्कुलर टर्न करते जाओ तो एक कॉइल होती है। अब उस कॉइल में मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड को दिखा कैसे देते हैं? देखो इस टाइप से, इस टाइप से किसी भी सोलेनॉइड को दिखा देते हैं। एक्चुअल में टर्न्स इतने फैले हुए नहीं होते हैं, सारे टर्न्स एकदम पास पास होते हैं, ठीक है, एकदम टाइटली बाउंड। तो जैसा देखा भी होगा ना कभी ऐसा तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक निडल को बचपन में मैग्नेटाइज करते थे, एक कॉइल बनी हुई आती थी कॉपर की, वही कॉइल है, वही सोलेनॉइड है। अब मान लो ये करंट आई कैरी कर रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है ना, ये करंट इस कॉइल में फ्लो कर रहा है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? देखो, ये जो अंदर की तरफ वायर है वो करंट को ले जा रही है ऊपर और बाहर वाली वायर ला रही है नीचे। यानी एक्चुअल में ना ये कॉइल ऐसे है, देखो
इस तरह से, इस तरह से कि ये करंट ऊपर ले जा रही है और आगे वाली कॉइल करंट, आगे वाला कंडक्टर करंट नीचे ला रहा है। ठीक है, ये कॉइल ऐसे हमने बना रखी है, इस तरह से बना रहा हूं तो देखो पीछे से करंट ऊपर जा रहा है, आगे से करंट नीचे आ रहा है, इस तरह से चल रहा है। कभी भी करंट लूप में फ्लो करे तो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कि अब करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर लो, फिंगर्स को घुमा लो करंट की डायरेक्शन में। देखो ऐसे कह रहा हूं ना, पीछे से ऊपर आगे से नीचे, पीछे से ऊपर आगे से नीचे, तो फिंगर कैसे घुमाओगे, इधर से ऊपर आगे से नीचे। तो ये जो डायरेक्शन आई थंब से, ये हुई मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला देखो अगर स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड आती है फिंगर से। सर्कुलर वायर है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड आती है थंब से। दोनों चीजें समझ आ रही हैं? दो चीजें हो रही हैं यहां पे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर तो थंब से आएगी फील्ड, करंट की डायरेक्शन में थंब तो फिंगर से आएगी फील्ड। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी भाई, कुछ इस टाइप से हो जाएगी, H ऐसे मान लो। ठीक है ना, इसी तरह आ रहा है, फिर से समझा रहा हूं, पीछे से करंट ऊपर जा रहा है, आगे से नीचे आ रहा है। पीछे से ऊपर तो पीछे से उंगलियां ऊपर गई, आगे से नीचे गई, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो तो थंब से क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए क्लोज लूप लेना पड़ता है। यहां देखो क्लोज लूप कैसा ले लेते हैं, इस टाइप का, ए बी सी डी, और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ले रहा हूं। ज्यादातर ना क्लोज लूप की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होती है। अब हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल H डॉट डी एल क्लोज लूप पे, इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में तोड़ सकते हो। ठीक है, मैंने 4 पार्ट में तोड़ दिया। इधर से चलना शुरू किया, डीसी, सीबी, बीए और एडी। ठीक है ना, अब देखो डीसी में डायरेक्शन भी राइट में है, एच भी राइट में, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। लेंथ की डायरेक्शन और एच की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना, 0। तो डीसी में एच डॉट डीएल हो जाएगा एच डी एल कॉस 0। बात समझ आई? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो एच डॉट डीएल होगा एच डी एल कॉस 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है सेम। अब देखो एच राइट में है, बीसी अपवर्ड्स है। अगर बीसी अपवर्ड्स है तो राइट और अपवर्ड्स कितना एंगल है, 90, कॉस 90 क्या होगा, 0। तो ये वाला एच डॉट डीएल सीबी वाला आएगा 0। ठीक है, ये बनेगा इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री के दो वेक्टर्स का 0 आता है ना। फिर बी ए, अब हम ये मानते हैं कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उसके बाहर नहीं है। तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही अगर 0 मान लें तो बी ए में क्या आएगा, दिस विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रहेगी, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। फिर एडी पे आ जाओ, एडी वर्टिकल है और एच हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो अब बचा क्या, सिर्फ डीसी वाला बचा, बाकी सारे इंटीग्रल हैं 0। मेरी ये बात क्लियर हुई? अब इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि क्लोज लूप इंटीग्रल H डॉट डी एल, इसमें क्या बच गया, बस H डॉट डी एल डीसी। डीसी में H और डीएल सेम डायरेक्शन में है तो ये एच डी एल हो गया डीसी। H यूनिफॉर्म मान के अगर बाहर ले लें तो डीसी की इंटीग्रेशन रह गई। अब अगर ये लेंथ मान लो, ये है L, डीसी की लेंथ है L, तो ये हो गया H इंटू
ये आ गया मेरे पास लाइन इंटीग्रल। लेकिन एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए राइट हैंड साइड भी चाहिए, करंट एनक्लोज। अब हम क्या कहते हैं सोलेनॉइड में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये मान लो है स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इन लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल टू n इंटू L, इतने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। अब बात है करंट एनक्लोज कितना होगा। अब थोड़ा सा देखो इसमें ना विजुलाइज करने की कोशिश करना। जैसे ये मेरी कॉइल है, इस तरह से चल रही है ना कॉइल, ये मेरी कॉइल है, इसके अंदर ये रही H या ये रही लेंथ। अब मुझे ये देखना है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब देखो अगर ये लूप है मेरी और ये मेरी कॉइल है, इस तरह से मेरी कॉइल बंधी हुई है, ठीक है ना। तो अब बात आती है इसमें से करंट कितना पास किया होगा। तो थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए समझना, इसमें से करंट कितना पास करेगा ये मुझे बताओ। ये टर्न ऐसे ले गया करंट, अगला टर्न भी ऐसे ले गया, आगे वाला, सॉरी ये जो है ना ये पलट दिया है हमने, ये एक्चुअल में ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर आगे वाला नीचे, ये ऊपर आगे वाला नीचे, ऊपर नीचे और फिर ये नीचे, ठीक है, ठीक है ना। वो एरो हमने उल्टे ड्रॉ कर दिए थे। अब मुझे क्या दिख रहा है एक्चुअल में, ये आगे वाला कंडक्टर जो है ना बाहर ला रहा है करंट। ऐसे मैंने बोला कि L लेंथ में कितने कंडक्टर या कितने टर्न्स लाई कर रहे हैं, NL लाई कर रहे हैं, और हर कोई करंट I लेके आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि करंट एनक्लोज कितना हुआ, या लूप से कितना करंट निकला, NL इंटू I। ये बात समझ आई। ये एक्चुअल में ना देखो कॉइल ऐसे है, तो इस सरफेस से या इस प्लेन से कितना करंट निकल रहा है, n टर्न्स की n वायर्स I करंट लेके आ रही हैं इस तरह से बाहर, तो कितना करंट लाएंगी, जितने टर्न्स होंगे इनटू I। तो अब हम अगर एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू करंट एनक्लोज, तो H हो जाता है NI। ये बात समझ आई, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलो एक पॉइंट लिख लेना, इन अ सोलेनॉइड, ये सारा नोट करने के बाद लिख लेना, इन अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज एज्यूम्ड, इन अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, is assumed to exist inside the solenoid and H equal to Ni। ये लिख लेना फॉर्मूला H equal to Ni, और यहां पे लिख भी लेना where N is number of turns per unit length। मेरी बात क्लियर हुई, ये H का डेरिवेशन क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे लिए रेलिवेंट हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं मशीन्स की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एम्पियर्स लॉ समझ आया होगा कि किस तरह से काम करता है। एम्पियर्स लॉ में ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, इसका स्टेटमेंट याद करना है कि H डॉट DL इक्वल टू करंट एनक्लोज, और दो फॉर्मूले याद कर लो, एक स्ट्रेट कंडक्टर का और एक सोलेनॉइड का। बाकी जितने भी फॉर्मूले यूजफुल हैं गेट एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, वो तुम्हारे EMT के सिलेबस में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मशीन्स के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तो हुए मैग्नेटिज्म के लॉज। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपना पहला लॉ आता है फैराडेज लॉ। ठीक है, सभी लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब कभी, पहले फैराडेज लॉ से पहले ना एक काम करते हैं, पहले फ्लक्स समझते हैं।
फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। जैसे एक पाइप ले लो, पाइप में से पानी फ्लो करेगा तो भी उसे फ्लक्स कह सकते हो। फ्लक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स फ्लो। तो फ्लक्स को किससे रिलेट कर दिया हमने? सीधे फ्लो से। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से गुजरती हैं, कहीं से फ्लो करती हैं, तो उसे बोलोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। अब फैराडे ने क्या बोला, या पहले अगर इसको ना कई लोग गलत बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमेशा ना ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है। कई लोग क्या बोल देते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से पास होती हैं वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल है। यानी ज्यादा लाइंस पास होंगी अगर एक सरफेस से तो ज्यादा फ्लक्स होगा, कम लाइंस पास होंगी तो कम फ्लक्स होगा। बट ऐसा मत कहना कि जितनी लाइन पास होंगी उतना ही फ्लक्स होगा, उसके प्रोपोर्शनल चलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, इसकी यूनिट वेबर होती है। अब एक चीज सोचो, मैंने एक सरफेस से कह दी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। अब 10 लाइन की यूनिट तो कुछ होगी ही नहीं ना। लाइंस की यूनिट क्या हो सकती है? इट इज यूनिटलेस। बट फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। इसलिए प्रोपोर्शनल में चलते हैं, इक्वालिटी में नहीं चलते। मैं कहूंगा एक सरफेस से 10 लाइन पास होती है, दूसरे से 20। ज्यादा फ्लक्स कहां है? प्रोपोर्शनल है। इसलिए जहां ज्यादा लाइन है वहीं ज्यादा फ्लक्स है। बट इक्वालिटी मत लगाना। अब फैराडे ने क्या बोला कि जब कभी फ्लक्स टाइम पे डिपेंड करेगा तो उस सिस्टम में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, एंड दैट इज योर फैराडेज लॉ। तो इसमें लिखना, when the flux passing through a loop, when the flux passing through a loop is varying with time, then an EMF is induced, inside the loop. EMF is induced inside the loop. अब EMF निकालने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा एक टर्म, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज होता है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू एंड टर्न्स ऑफ अ कॉइल। ठीक है, किसी भी कॉइल में अगर एन टर्न्स हैं उनसे मिला के जो टोटल फ्लक्स पास होगा उसे बोला जाता है फ्लक्स लिंकेज। इसीलिए फ्लक्स लिंकेज को लिख देते हैं साई से। एन टर्न्स है, हर एक में से 5 फ्लक्स पास हो रहा है, तो साई इक्वल टू एन फाई। ठीक है, तो ये होता है फ्लक्स लिंकेज। अब फैराडे ने क्या बोला, ये जो ईएमएफ होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एन फाई होता है। एन तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एन डी फाई बाई डी टी हुआ। ठीक है, तो फैराडे ने हमें ये बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा एक कॉइल में अगर उससे पास होने वाला फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब मैं बोल दूं इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट देन ईएमएफ इज 0। तब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ सिर्फ पैदा कब होगा? जब फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करे। तो ये होता है अपना फैराडेज लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि फैराडेज लॉ कब लगाया जाता है? तो क्या होता है देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जब बात करते हैं इसके लिए जो है ना कुछ नेसेसरी कंडीशन होती हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए एक सेट ऑफ कंडक्टर्स
जैसे कोई कॉइल हो, एक पर्टिकुलर कंडक्टर हो, क्योंकि ईएमएफ तो प्रोड्यूस कराना ना, ईएमएफ कंडक्टर में ही आने वाला है, तो इसके लिए कंडक्टर तो चाहिए ईएमएफ बनाने के लिए। और तीसरी कंडीशन होती है रिलेटिव वेरिएशन, कि किसी ना किसी तरह का सिस्टम के अंदर वेरिएशन होना चाहिए। अब वेरिएशन कैसे होता है? स्पेस वेरिएशन। स्पेस वेरिएशन का मतलब होता है मोशन, या फिर टाइम वेरिएशन, कि टाइम के साथ कोई चीज चेंज हो रही है। तो जब तक वेरिएशन नहीं आएगा तब तक तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ना ये तीन कंडीशन बहुत ही नेसेसरी हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक सेट ऑफ कंडक्टर, और एक टाइम या स्पेस का वेरिएशन। अब देखो फैराडेज लॉ क्या करता है, ये हमें ये तो बता देता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, लेकिन ये उस ईएमएफ की पोलैरिटी नहीं बता पाता। पोलैरिटी यानी कि कहां प्लस लगेगा कहां माइनस लगेगा ये अभी हम नहीं जानते, वो हम लोग पता लगाते हैं लेंज लॉ से। ठीक है, ये यहां तक नोट कर लेना पूरा, फ्लक्स लिंकेज तक, इंड्यूस्ड ईएमएफ की कंडीशंस तक। अब मैं लेंज लॉ पे आता हूं। अब देखो ये लेंज लॉ क्या चीज है। लेंज लॉ ने क्या बोला, इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the cause of induction। ठीक है, ईएमएफ जो बनेगा वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा, यानी खुद ही को खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर ईएमएफ बनाने के लिए एक फ्लक्स है तो ईएमएफ बनने के बाद ईएमएफ उसी फ्लक्स को अपोज करता है। इसीलिए लेंज ने क्या बोला, ये जो फैराडेज लॉ है इसमें एक माइनस साइन और लगा दिया। नेगेटिव साइन यहां क्या बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, एक इंडक्टर। इंडक्टर में क्या बोलते हो, इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, क्योंकि जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और यही लेंज लॉ कहता है कि इट शुड अपोज द चेंज, तो दैट इज व्हाई इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। तो इसमें लिखना द नेगेटिव साइन इन लेंज लॉ, द नेगेटिव साइन in Lenz law indicates that the negative sign in Lenz law indicates that induced EMF opposes the change of flux, opposes the change of flux। अब देखो क्या करना है हमें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैं कॉइल ले लेता हूं। ठीक है, कॉइल एक मैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे वाउंड है। अब इस मटेरियल के अंदर ना एक फ्लक्स आ रहा है, सपोज ये फाई आ रहा है। ठीक है, ये फाई एक्सटर्नल है। अब मैं ये जानना चाहता हूं इसमें बनने वाले ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी। तो मैं तुम्हें ये बोल दे रहा हूं पहले से ही कि फाई एक्सटर्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी ये ईएमएफ तो बनाएगा। अब ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ना यहां रेजिस्टेंस लगा लो। अब मैं क्या कहूंगा कि जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो वो भी अपना फ्लक्स बनाएगा। जब भी कोई करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जनरेट होनी चाहिए जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करे। तो इसमें लिखना द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट induced in the coil, produced by current
induced in the coil should be such that it opposes the external flux. Should be such that it opposes external flux. तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स हो वो उल्टा हो। ये जो कॉइल फ्लक्स बनाएगी ना, ये ऊपर की तरफ बनाए, इसको अपोज करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो कि ये फ्लक्स ऊपर बनेगा कैसे। जब भी कोई सर्कुलर कॉइल है तो मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और थंब की डायरेक्शन क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो मैंने दो चीजें बताई थी अभी, अगर लीनियर कंडक्टर है तो थंब की डायरेक्शन में करंट, फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और जब सर्कुलर कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर और थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये ऐसे सर्कुलर टर्न्स हैं, इसमें इसका फ्लक्स मुझे ऊपर बनाना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनानी है। तो इसका करंट कैसा हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब रहेगा तो फिंगर्स की डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट। फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट आएगा तो देखो आगे से राइट, पीछे से लेफ्ट। बात समझ आई, आगे से राइट, पीछे से लेफ्ट। तो ये जो लाइंस दिखाई है ना, ये आगे वाले कंडक्टर हैं और इसके पीछे पीछे वाला कंडक्टर है। तो आगे से तो राइट लेना है और जो कंडक्टर पीछे है जो दिख नहीं रहा है उसमें लेफ्ट जाएगा, यानी ये करंट ऐसे जा रहा है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसे लगाते हो, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस। तो ये आ गई वोल्टेज की पोलैरिटी। ठीक है, तो लेंज लॉ देखो, या तो चाहो तो ईएमएफ की इक्वेशन में माइनस साइन रख के ले लो, या लेंज लॉ अगर कंसेप्चुअली लगा दिया, पोलैरिटी मिल गई, तो अब तुम V को कहोगे एन डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ ना दो बार मत लगा देना कि अपोजिशन लेके पोलैरिटी भी निकाल ली और फिर दोबारा माइनस साइन भी ले लिया। ये मेरी बात को समझो कि अगर तुमसे कभी ईएमएफ इंड्यूस की बात आए तो पहले अपोजिशन की मदद से पोलैरिटी निकालो। एक बार पोलैरिटी आ गई फिर जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू होगी एन डी फाई बाई डी टी, फिर से फैराडे लॉ लगाएगा। तो लेंज लॉ क्या बताता है, लेंज लॉ ईएमएफ की पोलैरिटी बताता है। किस बेसिस पे, कि जो भी एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे अपोज करने के लिए कॉइल में करंट बनेगा। फिर वोल्टेज की पोलैरिटी निकालने के लिए उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा लो। ये रेजिस्टेंस आर जो लगाया ना, ये एक्चुअल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। ये रेजिस्टेंस सिर्फ करंट की डायरेक्शन से वोल्टेज की डायरेक्शन पता करने के लिए लगाया गया। मेरी बात समझ आई, ठीक है ना। तो एक आध एग्जांपल और समझाता हूं, देखो यही डायरेक्शन वाला। ऐसा ना सिस्टम हमें ट्रांसफॉर्मर में देखने मिलेगा, और ये ध्यान रखना जो भी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स होता है ना वो क्लोज लूप में चलता है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी ओपन लूप नहीं हो सकती, उसको एक क्लोज पाथ पूरा करना जरूरी है। ये एक कॉइल मैंने दे दी तुम्हें, ये मैंने दूसरी कॉइल दे दी। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं दोनों में ईएमएफ की पोलैरिटी। तो क्या करोगे, दोनों में ना एक एक रेजिस्टेंस लगा दो अपनी तरफ से। ये रेजिस्टेंस लगा नहीं है, ये हम कनेक्ट कर रहे हैं ईएमएफ निकालने के लिए। अब मैंने क्या बोला, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, वो ओपन लूप नहीं होती। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ना, ये अपना पूरा रास्ता कंप्लीट करेगा। बात समझ आई, इस टाइप से। तो ये फ्लक्स कैसे होगा, ये कंप्लीट पाथ कंप्लीट कर रहा है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, भाई यहां कैसे फिर ओपन लूप। यहां मैंने ना सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया है, एक्चुअल में जो एक्सटर्नल फ्लक्स है ये पूरा ऐसे जाके अपनी मैग्नेटिक फील्ड पूरी करता है। ठीक है, बट हमने पूरा दिखाया नहीं था, अब मैंने तुम्हें पूरा दिखाया है। तो ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप में होती है, वो कभी ओपन लूप
नहीं हो सकती। अब ये फाई हमने शो कर दिया। अब दोनों कॉइल में जो फ्लक्स बने वो उल्टा बने। इस कॉइल में एक्सटर्नल फ्लक्स ऊपर जा रहा है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स नीचे आए, इसमें एक्सटर्नल फ्लक्स नीचे जा रहा है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स ऊपर आए। ठीक है, अब मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे चाहिए। सर्कुलर टर्न में मैग्नेटिक फील्ड किससे आती है? थंब से, तो थंब नीचे चाहिए। थंब नीचे चाहिए तो करंट कैसे? पीछे से राइट और आगे से लेफ्ट। पीछे से राइट जा रहा है और आगे से लेफ्ट आ रहा है, तो आगे से लेफ्ट, ठीक है, और पीछे से राइट। अब जब ये आगे से लेफ्ट आया तो ये बन गया प्लस और ये माइनस। ये करंट आया ना, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस। इसका फ्लक्स मुझे ऊपर चाहिए, इसका फ्लक्स ऊपर चाहिए तो थंब की डायरेक्शन में आएगा ना फ्लक्स, तो आगे से राइट पीछे से लेफ्ट, आगे से राइट, जो कंडक्टर आगे उससे राइट और पीछे से लेफ्ट, फिर करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस। आ गई ईएमएफ की पोलैरिटी। तो देखो स्टेप्स क्या हुए, स्टेप्स लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट, एज्यूम इंड्यूस्ड फ्लक्स, एज्यूम इंड्यूस्ड फ्लक्स in a direction, assume induced flux in a direction opposite to applied flux, in a direction opposite to applied flux. Next point, find current direction, find current direction in the coil, find current direction in the coil based on induced flux, based on induced flux। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कनेक्ट अ रेजिस्टेंस अक्रॉस द कॉइल, कनेक्ट अ रेजिस्टेंस अक्रॉस द कॉइल एंड बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन, एंड बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन फाइंड वोल्टेज पोलैरिटी, बेस्ड ऑन करंट डायरेक्शन फाइंड वोल्टेज पोलैरिटी। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये लेंस लॉ क्लियर हो गया ना, तो इसका एक पॉइंट और लिख लेना। आफ्टर फाइंडिंग द पोलैरिटी, आफ्टर फाइंडिंग द पोलैरिटी अप्लाई फैराडेज लॉ, आफ्टर फाइंडिंग द पोलैरिटी अप्लाई फैराडेज लॉ एंड नॉट लेंस लॉ, एंड नॉट लेंस लॉ, क्योंकि अपोजिशन हमने पहले ही कंसीडर कर लिया तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखना टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसके अंदर पहला लिखो, पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। अब इसमें लिखना इफ द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, if the EMF is produced due to time variation of magnetic field, if the EMF is produced due to time variation of magnetic field but there is no motion, but there is no motion, then induced EMF is called, then induced EMF is called statically induced EMF, then induced EMF is called statically induced EMF। अब देखो ट्रांसफॉर्मर इकलौती ऐसी मशीन है जिसमें कोई मोशन नहीं होगा, और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ही मैंने ये बोला ईएमएफ जो आ रहा है वो मोशन की वजह से नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से आ रहा है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। इसमें हम ईएमएफ को क्या लिखते हैं? अभी हमने फैराडेज लॉ में लिखा था एन डी फाई बाय डी टी, तो एन डी बाय डी टी बी इंटू ए। बी मैंने बताया था ना फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया होती है। तो यहां एरिया वेरी नहीं कर रहा, वेरी कर रही है फ्लक्स डेंसिटी, तो एरिया डेरिवेटिव के बाहर आ गया।
NAdB/dt। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ, जो ईएमएफ बी के वेरिएशन से बने बट उसमें कोई मोशन ना हो, दैट इज योर डायनामिक ईएमएफ, सॉरी स्टैटिक ईएमएफ। अगला लिखना दूसरा कैटेगरी, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड कैटेगरी, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसमें लिखना द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन, the EMF produced due to relative motion or relative space variation is called dynamically induced EMF. Relative space variation is called dynamically induced EMF. तो EMF फिर से लिखोगे NdΦ/dt, फिर से होगा N इंटू डी बाई डी टी इंटू बी ए। इस बार जो है ना बी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, इस बार एरिया वेरी करेगा, तो ये हो जाएगा एन बी डी ए बाई डी टी। तो ये हो जाता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये कहां देखने मिलेगा? रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। तो ये भी लिख लेना, दिस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड in rotating electrical machine, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी क्लियर है। ट्रांसफॉर्मर में पहले वाला ईएमएफ आएगा, बाकी सभी मशीन में दूसरे वाला ईएमएफ आएगा। अब इसके बाद लिखना लिमिटेशन ऑफ फैराडेज लॉ। तो इसमें लिखना Faraday's law assumes that the flux passing through each turn of a coil is identical. or there is no leakage, अब इस पॉइंट को समझना, जब मैंने फ्लक्स लिंकेज बताया था तो मैंने बोला था कि फ्लक्स लिंकेज कितना है, n इंटू फाइव। तो मैंने क्या बोला था, n टर्न्स हैं और हर एक टर्न में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5। लेकिन यही एक एजम्पशन है कि सभी टर्न्स में से बराबर फ्लक्स पास होगा। मान लो पहले टर्न में से 1 वेबर पास हुआ, फिर उसका कुछ हिस्सा बाहर चला गया और अगले टर्न में से सिर्फ 0.9 वेबर पास हुआ, तो फैराडेज लॉ नहीं लग पाएगा। तो जो फ्लक्स एक टर्न के बाद दूसरे टर्न में ना जा पाए उसे बोलोगे लीकेज। वो लीक कर गया, वो बाहर चला गया। ऐसे सोचो जैसे ये 3 पाइप हैं, ठीक है, ऐसे समझना, ये चलो 2 पाइप हैं, इस पाइप में से पानी आके इस पाइप में पानी जा रहा है। अगर यहां बीच में टाइट कनेक्शन नहीं करोगे तो कुछ पानी लीक हो जाएगा। तो जो पानी यहां से आया था और जो आगे जाएगा वो कम हो जाएगा, आगे जाने वाला पानी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में से वाटर क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। सेम चीज मैं फ्लक्स के लिए कह रहा हूं, यहां से 5 फ्लक्स आया लेकिन यहां 5 से कम गया, तब फैराडेज लॉ नहीं लग पाएगा। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि फैराडेज लॉ का एजम्पशन है कि फ्लक्स लिंकेज के दौरान सभी टर्न्स में से सेम फ्लक्स होता है। ठीक है ना। और ये एजम्पशन देखो तब तक चल सकता है जब टर्न्स बहुत टाइटली वाउंड किए जाएं। अगर टर्न्स को फैला दोगे ना तो बीच में लीकेज आने लगेगा। तो टर्न्स को अगर एकदम चिपका के रखोगे, एकदम टाइट वाउंड करोगे, तब ऐसा चला सकते हो अप्रोक्सीमेशन। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना, दिस एजम्पशन इज ओनली वैलिड if turns of the coil are tightly wound, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। फिगर शोज अ coil of wire
a coil of wire wrapped around a core, ठीक है. If flux in the core, ये flux लिख लेना, is given by, flux in the core is given by, तो ये फ्लक्स नोट डाउन करो भाई. अब ये फिगर मत बनाना, बस ये फ्लक्स की इक्वेशन नोट डाउन करना. 0.05 sin 377 t. अब इसके आगे लिखो, इफ देयर आर 100 टर्न्स ऑन कोर, if there are 100 turns on core, what voltage is produced? What voltage is produced in the coil? What voltage is produced in the coil? And what is its polarity? What is its polarity? Assume entire flux stays inside the core. Assume entire flux stays inside the core. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना. इसके बाद तुम्हें ये AB के अक्रॉस ये बताना है कितनी वोल्टेज बनती है. टर्न्स हमें गिवन है 100 टर्न्स और उसकी पोलैरिटी भी बतानी है. ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं. ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो के अंदर देखेंगे. और अगले वीडियो में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज का डिस्कशन ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो इसी को और आगे समझेंगे और बातें करेंगे. ज्यादातर बातें अब मैं करूंगा डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे. ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि मैग्नेटिज्म का इफेक्ट कैसे पड़ा जाता है, फोर्स, टॉर्क, ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं. तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया. सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बायट-सैवर्ट्स लॉ, फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको बताई, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई एक लीनियर कंडक्टर में. फिर हम आए एम्पियर्स लॉ पे. एम्पियर्स लॉ में हमने दो फॉर्मूले देखे, एक तो सोलेनॉइड और एक इनफाइनाइट लाइन करंट. और फिर मैंने बताया अगर कोई सर्कुलर टर्न होता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेते हैं. इसके बाद हम आए फैराडेज लॉ पे. फैराडेज लॉ हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लेंज लॉ. फिर मैंने बताया लेंज लॉ कंसेप्चुअली कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपोजिशन देखा जाता है, उससे पोलैरिटी निकलती है, और पोलैरिटी निकलने के बाद मैग्नीट्यूड कैसे आता है, फैराडेज लॉ से. ठीक है, फिर स्टैटिकली, डायनामिकली, ये दो तरह के ईएमएफ हमने देखे. तो अगली बार मैं मोशनल ईएमएफ से स्टार्ट करूंगा और मैं बात करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे. तब तक ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके रखना, इसका सॉल्यूशन से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.